हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप KVS, NVS, EMRS, CTET, STET या किसी भी स्टेट लेवल के टीचिंग एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा। आज से हम अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं NCERT क्लास 6 हिस्ट्री की चैप्टर वाइज क्लासेस। तो आज है हमारी क्लास फर्स्ट, जिसमें हम हिस्ट्री के पहले चैप्टर जो है हमारा क्या, कब, कहाँ और कैसे, इस चैप्टर को देखेंगे। हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है हम उस चीज़ को जल्दी से कवर करेंगे। अपना एक्स्ट्रा टाइम जो हम इसमें वेस्ट नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम। इस चैप्टर के पहले पेज पे हमारे लिए जो काम का कंटेंट है वो हमारा सबसे नीचे के पैरा में है, तो हम उसी को देखेंगे। चलिए देखते हैं हम अपना। इसमें हमारा जो ये पैरा है इस पेज पे, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कह रहा है ये पैरा? ये पैरा बोल रहा है कि मानचित्र 1 जो कि पेज नंबर 2 पे दिया हुआ है, अभी हम उसको देखेंगे। उसमें नर्मदा नदी का पता लगाओ और कई लाख वर्ष पहले से लोग इस नदी के तट पर रह रहे हैं। यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संप्रदा से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे और वे जानवरों का आखेट शिकार भी करते थे। अब देखते हैं हम इस पैरा से हमारे क्वेश्चंस कहाँ से बन के आते हैं और इस पूरे पैरा में हमारे लिए कीवर्ड क्या क्या हैं। इस पैरा में हमारे 3 कीवर्ड है। सबसे पहला है हमारा नर्मदा नदी, दूसरा कुशल संग्राहक और तीसरा है जानवरों का आखेट या शिकार। क्वेश्चंस आपका इन्हीं 3 से संबंधित बन के पूछा जाता है और पूछा गया भी है। तो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि जो आरंभिक मानव थे वो कुशल संग्राहक थे, जानवरों का आखेट भी करते थे। कुशल संग्राहक का मतलब वस्तुओं का संग्रह करने वाले, खाने पीने की वस्तुओं का संग्रह करने वाला, और जानवरों का शिकार करने वाले, जानवरों का आखेट करने वाला। तो वो कहाँ रहते थे? नर्मदा नदी के तट पे रहते थे। ये आपका यहाँ से पॉइंट निकल के आता है इस पैरा का, कि जो आरंभिक मानव थे वो कुशल संग्राहक था, जानवरों का आखेट करता था और वो नर्मदा नदी के तट पर रहते थे। कितने साल पहले? कई लाख वर्ष पहले से। तो आपका अगर क्वेश्चन इस पैरा से बन के आना है तो इसी तरीके का आएगा। आप कीवर्ड को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं कि नर्मदा नदी थी कहाँ पे। ये रहा हमारा मैप। ये हमारा जो है पेज नंबर 2 पे मैप दिया हुआ है। तो ये रहा हमारा सेंटर में नर्मदा नदी। तो अभी हमने पिछले पेज में क्या पढ़ा कि इसी नदी के किनारे, इसी नदी के तट पर कई लाख वर्ष पहले कुशल संग्राहक जो कि जड़, बीज और फलों का संग्रह करते थे और जानवरों का शिकार करते थे, वो लोग जो है इस नदी के तट पर रहते थे। आगे देखते हैं हम। आगे कह रहा है कि तुम उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरधर पहाड़ियों का पता लगाओ। इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे स्थान हैं जहां लगभग 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना भी शुरू करा और ये लोग गांव में रहते थे। ये हमारा इम्पोर्टेंट पैरा सेकेंड, जहाँ से आपका क्वेश्चन बन के आ सकता है। तो अब मैप में हम देखेंगे कि सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ थी कहाँ पे और पॉइंट क्या निकल के आ रहा है
कीवर्ड है हमारा सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, और पॉइंट हमारा निकल के आ रहा है कि इन पहाड़ियों पर जो है कुछ ऐसे स्थान थे जहाँ पे 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूँ और जौ जैसी फलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछेगा कि 8000 वर्ष पहले स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना कहाँ प्रारंभ किया था? तो आंसर होगा हमारा सुलेमान और किरधर पहाड़ियों पर। दूसरा क्वेश्चन आपसे ऐसे पूछा जा सकता है कि 8000 वर्ष पहले स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले किन फसलों को उपजाना प्रारंभ किया? तो गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया। तो इस जो पूरे पैरे के कीवर्ड थे वो हमारे सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ, समय हमारा 8000 वर्ष पहले, फसलें कौन सी? गेहूं और जौ की फसल हो गई, और फसलों के साथ साथ यानी कृषि कार्य के साथ साथ जो मानव था वो पशुपालन भी करता था। भेड़, बकरी, गाय, बैल, ये 4 पशु ऐसे हैं जिनको उसने पालतू बनाना भी शुरू किया। चलिए अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं मैप में कि हमारी सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ हैं कहाँ पे। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सुलेमान और किरधर की पहाड़ियाँ किस दिशा में हैं? तो उत्तर पश्चिम की दिशा में मैप में हम देखते हैं। ये हमारा मैप है, ये हमारा ऊपर के साइड पे उत्तर दिशा हमारी, और उत्तर पश्चिम के साइड पे ये रही हमारी किरधर और सुलेमान की पहाड़ियाँ। इन्हीं पहाड़ियों के बारे में कहा गया था कि 8000 वर्ष पहले जो है मानव ने, स्त्री पुरुषों ने यहीं पे गेहूँ और जौ की फसल उगाई और साथ साथ में जो है पशुपालन भी प्रारंभ किया। नेक्स्ट पैरा देखते हैं हम अपना। थर्ड हमारा इम्पोर्टेंट पैरा जो है वो ये है, ये हमारा थर्ड पैरा हो गया। ये क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ का पता लगाओ। ये कुछ अन्य ऐसे क्षेत्र थे जहाँ पर कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले चावल उपजाया गया। वे स्थान विंध्य के उत्तर में थे। तो ये पैरा आपसे कह रहा है कि जो है उत्तर पूर्व में गारो की पहाड़ियाँ हैं हमारी और मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियाँ हैं। वहाँ पर क्या हुआ कि कृषि का विकास हुआ और सबसे पहले जो चावल उपजाया गया वो स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित था। तो मैप में देखते हैं हम। पैरा हमारा कह रहा था हमारा जो पैराग्राफ थर्ड है उसमें क्या कहा गया था कि उत्तर के पूर्व में, ये हमारी उत्तर दिशा, ये हमारी उत्तर पूर्व में जो गारो की पहाड़ियाँ हैं यहाँ भी कृषि का कार्य प्रारंभ हुआ, कृषि विकास का। और मध्य भारत में, ये हमारा जो है मध्य भारत में जो विंध्य की पहाड़ियाँ हैं वहाँ भी कृषि का विकास हुआ। और विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में सबसे पहले चावल का उत्पादन किया गया। तो विंध्य पहाड़ियों का उत्तर हमारा यहाँ पे हो गया। यहाँ विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में एक स्थान है जिसका नाम है कोल्डी हावा, जहाँ से चावल के उत्पादन के साक्ष्य मिले हैं। पहली बार चावल उत्पादन का जो साक्ष्य है वो हमारा कोल्डी हावा में मिला है और वो विंध्य पहाड़ियों के उत्तर में है। यही आपसे वो पैराग्राफ कह रहा था। तो इन 3 पैराग्राफ से आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप जो है बस कीवर्ड को ध्यान में रखिए, आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर लेंगे। आगे देखते हैं हम। आगे बोल रहा है हमारा पैराग्राफ 4, ये भी हमारा ज़रूरी है। हम पैराग्राफ के फॉर्म में अगर इसको पढ़ेंगे तो हमें ये आसानी से याद होगा। हमारे माइंड में जब ये चीज़ें
पैराग्राफ के फॉर्म में रहेंगी, एक स्टोरी के फॉर्म में रहेंगी, तो हमें जो है इनको याद करने में आसानी होगी। इसमें क्या कह रहा है कि मानचित्र पर सिंधु और इसकी सहायक नदियों का पता लगाने का प्रयास करो। सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती हैं। छोटी छोटी सी नदियाँ होती हैं जो आगे जाके बड़ी नदी में मिल जाती हैं, उन्हें ही सहायक नदियाँ कहा जाता है। और लगभग 4700 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पहले हुआ। चलिए मैप में हम देखते हैं कि हमारी सिंधु और इसकी सहायक नदियां हैं कहाँ पे, और उन नदियों के बारे में क्या कहा गया कि 4700 वर्ष पहले इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले। तो क्वेश्चन आपसे अगर पूछेगा तो यही पूछेगा कि 4700 वर्ष पूर्व किन नदियों के किनारे आरंभिक नगर फले फूले। तो सिंधु और इसकी जो सहायक नदियाँ थी उनके किनारे ही जो है हमारे आरंभिक नगर फले फूले। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि 2500 वर्ष पहले जो है समुद्रवर्ती इलाकों में नगरों का विकास किन नदियों के किनारे हुआ। तो गंगा और इसकी सहायक नदियों के किनारे हुआ। मैप में हम देख लेते हैं कि हमारी सिंधु और इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, ये हैं कहाँ पे, जहाँ पे प्रारंभिक नगर फले फूले थे। और गंगा और इसकी सहायक नदियों को भी देख लेते हैं। तो ये रही हमारी सिंधु नदी। सिंधु नदी के बारे में क्या कहा गया कि सिंधु और इसकी सहायक नदियों के किनारे, तो सिंधु की सहायक नदियाँ, ये 5 नदियाँ हमारी सिंधु की सहायक नदियाँ कहलाती हैं। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी और सतलुज नदी, ये 5 नदियाँ सिंधु नदी की सहायक नदियाँ हैं। इनके बारे में ही पैरा में कहा गया था कि 4700 वर्ष पहले जो प्रारंभिक नगर हैं वो इन्हीं नदियों के किनारे फले फूले। दूसरा हमारा उसमें दूसरा फैक्ट क्या बताया गया था कि लगभग 2500 वर्ष पहले जो है 2500 वर्ष पहले गंगा और इसकी जो गंगा की सहायक नदियाँ थी उनके किनारे जो है तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास हुआ। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट क्या कह रहा है। गंगा और इसकी सहायक नदी सोन का पता लगाओ। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का जो क्षेत्र है वो प्राचीन काल में वर्तमान जो कि बिहार है, प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। और मगध जो है प्राचीन काल का बहुत ही शक्तिशाली जो है जनपद था, और उन्होंने एक विशाल राज्य स्थापित किया था। देश के अन्य हिस्सों में भी ऐसे राज्यों की स्थापना करी गई थी। मैप में हम देखते हैं, मैप में ये रही हमारी गंगा नदी, और गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी, और सोन नदी के गंगा और सोन नदी के दक्षिण साइड में जो वर्तमान बिहार का हिस्सा है उस हिस्से में प्राचीन काल में इसको मगध महाजनपद के रूप में जाना जाता था, वो यहीं पर विकसित था। और ऐसे अन्य राज्यों की भी जो है स्थापना हुई थी ऐसी जगह पे। आगे देखते हैं हम, आगे आपका पैरा कह रहा है कि लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की है। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान,
नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। लोगों ने प्रयास किया है तब भी, जब प्राचीन काल में इतने साधन नहीं थे, इतने परिवहन नहीं थे यातायात के, तब भी लोगों ने जो है एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक जाने के लिए जो है जोखिम भरी यात्राएं करी हैं। इस पैराग्राफ में आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, साइड में आपका दिया हुआ हम देख लेते हैं कि मानचित्र 1 में दक्षिण एशिया, आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका और अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसको हम प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो दक्षिण एशिया को उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है समुद्रों, पहाड़ियों तथा पर्वतों में बटा हुआ है, इस कारण इसको महाद्वीप कहा जाता है। और दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश आते हैं? तो आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका, अफ़गानिस्तान, ईरान, चीन, म्यांमार, ये सभी जो है आते हैं। तो ये था हमारा NCERT क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 1 जो है, इसको हम नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे पहले चैप्टर को। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डाउट हो तो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू।